सीधे सीधे अपने आज की गोष्ठी के मुख्य अतिथि श्रीमान प्रफुल्ल केतकर जी से निवेदन करूंगी कि वह अपना विषय हमारे मध्य में रखें और हमारा मार्गदर्शन करें। इससे पहले कि प्रफुल्ल जी अपना वक्तव्य शुरू करें, सभी पार्टिसिपेंट से मेरा अनुरोध है कि वक्तव्य के अंत में 15 मिनट के लिए हम चैट बॉक्स खोलेंगे। तो यदि आपके कोई भी शंका या प्रश्न हो तो चैट बॉक्स के माध्यम से आप उन्हें हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारी टेक्निकल टीम इनका संकलन करके और इन प्रश्नों का और शंकाओं का निवारण करेगी। प्रफुल्ल जी, ओवर टू यू। धन्यवाद ज्योति जी। आज के इस इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा आयोजित इस आईटी और मीडिया समूह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में सर्वप्रथम मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत सबको धन्यवाद। और श्रीमान अजय जी, इस समूह के प्रमुख डॉक्टर मनीष जी, इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के सारे अन्य कार्यकर्तागण और जो प्रतिभागी इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, सहभागी होंगे या और भी एक तरह से ब्रांड एम्बेसडर की तरह काम करेंगे, इन सबको मैं एक तरह से पहले ही अभिनंदन करता हूं और एक बात बताना चाहता हूं कि आप आने वाले समय में अपने आप को कहीं पे भी किसी भी रूप में यदि मीडिया के केंद्र में, मीडिया को केंद्र में मानकर भूमिका में देखते हो तो आपके लिए ये वर्कशॉप ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और अब ये भूमिका देखना ये चॉइस नहीं रहा है, ये कंपल्शन हो गया है। मैंने जब 96-97 में पहली बार पत्रकारिता के कुछ पाठ लेना शुरू किया तो उस समय पत्रकारिता में मोनोपोली हुआ करती थी। मीडिया वॉज अ मोनोपोली और कुछ गिने चुने नाम थे जिनके आशीर्वाद के बिना आप मीडिया में कहीं अपने आप को प्रस्थापित नहीं कर सकते थे। लेकिन ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, ये डिजिटल मीडिया है और उसका एक तरीके से जिस तरह का कंटेंट का कंजम्पशन का पैटर्न डेवलप हुआ, उसने पूरी तरीके से मीडिया की कंसेप्ट को पूरी तरीके से बदल दिया। जो एक मोनोपोली थी न्यूज की भी, नैरेटिव्स की भी, उस मोनोपोली को ब्रेक करते हुए बहुत छोटे स्तर पर भी बहुत बड़ा काम करना संभव हुआ। 1999-2000 आते आते टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली उसमें रिफॉर्म हुए। 2003-4 तक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े बदलाव हुए। 2008-9 आते आते भारत में डेटा बहुत सस्ता होने लगा और अब 2017-18 के बाद ये स्थिति बनी है और खास करके पोस्ट कोविड सिनारियो में कि भारत में डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन ये कंजम्पशन का मेन सोर्स हो गया है। और आज ऐसी स्थिति है कि आज सुबह उठकर यदि आपने लता जी के उस समय के स्वास्थ्य के बारे में कोई अपडेट अपने व्हाट्सएप पर आया हुआ फॉरवर्ड भी कर दिया, सही गलत जो भी हो उसका वेरीफाई किए बिना, तो भी आप
एक तरह से डिजिटल कंटेंट में अपना कंट्रीब्यूशन जाने अनजाने में दे रहे हो। तो इस कारण से डिजिटल मीडिया ये एक प्राइमरी मीडिया सोर्स अभी बन गया है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संदर्भ में भी अलग अलग समूहों की चर्चा हुई, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो प्रकाशन का हो। मैं मानता हूं कि उसके केंद्र में अभी बदली हुई स्थिति में यदि कोई समूह बन गया है तो वो आईटी एंड मीडिया समूह बन गया है। उसका कारण ये है कि इसके द्वारा बाकी सारे जो समूह हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का काम एक तरह से ये करता है। कोविड के बाद पोस्ट कोविड वर्ल्ड जिसको कहा गया, बिफोर कोविड एंड आफ्टर वैक्सीनेशन, बीसी एंड एवी, ये दो नई टर्मिनोलॉजीज अभी चलने लगी है। तो ये बिफोर कोविड वाला वर्ल्ड ने कोविड के समय अचानक हमको 4-5 साल ऐसे आगे ढकेल दिया है। वी हैव बीन पुश्ड फॉरवर्ड दैट द पीपल हु वेर जनरली डिडंट यूज टू कंज्यूम कंटेंट ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, दे वेर ऑल्सो एनकरेज। मैं तो वैसे ट्रेडिशनली प्रिंट का आदमी रहा हूं, लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि हमारा सारा रीडरशिप का डेटा जो है वो ऑनलाइन हो गया, सारा का सारा जो हमारा सब्सक्रिप्शन का पैटर्न है वो ऑनलाइन हो गया, जो ऐप बेस्ड डिलीवरी है वो फैसिलिटेट होना शुरू हो गया। जिन चीजों को हम सोच रहे थे कि आगे 5-7 साल में कभी करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य जैसी पत्रिकाओं के लिए भी, वो अचानक हमें कोविड के समय एक्सपेडिएट करना पड़ा। और इसलिए मैं मानता हूं कि डिजिटल मीडिया, कुछ लोग कहते हैं इसको फ्यूचर मीडिया, मैं कहता हूं फ्यूचर नहीं रहा, अभी ये प्रेजेंट मीडिया हो गया है। फ्यूचर में इसकी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, लेकिन प्योर कंटेंट, उसका डिजिटाइज फॉर्म में कन्वर्जन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, उसके थ्रू रेवेन्यू जनरेशन एंड अगेन उसके थ्रू कंटेंट जनरेशन, दिस हैज बिकम अ न्यू साइकिल ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। अब इसमें डिजिटल मीडिया ये शब्द जितना महत्वपूर्ण है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, मैंने जैसे कहा कि मोनोपोलिस टूट गई है, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। भारत में सबसे ज्यादा एक्सेस किए जाने वाली वेबसाइट में बहुत लोगों को लगता है कि अरे टाइम्स ऑफ इंडिया का ये है, लेकिन यदि हम कंटेंट जनरेशन में इन्वेस्टमेंट और उसका आउटपुट और उसका तो बहुत सारी छोटी छोटी वेबसाइट है। एक जन्मभूमि नाम से वेबसाइट चलती है केरल से, बहुत डीप मलयालम भाषा में केवल चलती है, लेकिन बहुत बड़ा उसका रीच है। तो छोटे स्थान पर बड़ा काम ये वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इंटीग्रेशन से एक शुरू हुआ। अब इसमें जो पैटर्न हमको दिख रहा है, और ये केवल भारत में नहीं है, वर्ल्ड वाइड है, कि एक्सेलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेवी रिलायंस ऑन ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो है उसमें कंपैरेटिवली लेस इन्वेस्टमेंट एंड लार्जर रीच, 4 एस्पेक्ट है कि आप यदि थोड़ा बहुत आपका यदि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है और उसका कंटेंट जनरेट करने की आपकी यदि अच्छी क्षमता है, तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ बहुत ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचने का संभावना ये आपकी बनती है। और इसीलिए ऐसा वर्कशॉप, ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि जो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट जनरेशन
जिसका एक वैचारिक दृष्टि है, ऐसे कंटेंट जनरेशन के साथ आप यदि जुड़ते हो तो आप अपने लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज खोल देते हो आने वाले समय में, चाहे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के मोड में हो या एक्चुअल जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में हो। आने वाले समय में डिजिटल मीडिया, आप किसी भी फील्ड में हो तो भी डिजिटल मीडिया के स्किल्स होना यह आपके लिए एक एडवांटेज है। आने वाले समय की सारी सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस क्षेत्र में ही खुलने वाली है, क्योंकि अब जिसको मैं एक बंगाल में छोटे से गांव में गया था, कलकत्ता से बाहर, और वहां पे कुछ खरीदने के लिए गया तो उस महिला को समझाना मुझे संभव नहीं था, वो बंगाली केवल जानती थी। मैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, थोड़ी बहुत कन्नड़ जान लेता हूँ। वो बंगाली में उसको समझाना संभव नहीं था, उसको बाकी भाषा में। उसने अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना, मैसेज करना, किसी को भेजना, और उसने व्हाट्सएप पर उसको मुझे हिंदी में क्या बताना है उसका उत्तर भेजना, ये उसने अपना इन्वेंट किया। उसने व्हाट्सएप का उपयोग किया, वो भी वॉइस मैसेज का उपयोग किया, और बंगाली में सामने वाले को बताया कि मुझे इनको ये बताना है। उन्होंने उसको हिंदी में टाइप करके भेजा। तो ये भारत में अपने आप में ये भी एक कंटेंट क्रिएशन ट्रांसलेटर मैं एक स्किल हुआ करता था, अभी भी है। तो आने वाले समय में हमको यदि इस जॉनर में अपने आप को तैयार करना है तो उसका स्किल सेट जो है, एक तरफ यह है कि हर कोई मीडिया का व्यक्ति हो गया है, लेकिन फिर भी सब लोग उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि वो कंटेंट क्रिएट करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए, उसको रीडर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, उसका ओरिएंटेशन सबको होता है ऐसा नहीं है। जिनको कभी ट्रोल कहा गया, जिनको कभी सोशल मीडिया टेररिस्ट भी कहा गया, ऐसे लोगों के बारे में बहुत सारे पुराने पत्रकारों की छटपटाहट होने लगी। उसका कारण यह है कि उन्होंने एक नया जॉनर डेवलप किया एंड दे एक्चुअली चैलेंज द मोनोपोली ऑफ दिस पीपल। जो ल्यूटन्स दिल्ली में एक प्रस्थापित मीडिया विश्व था, उसको चैलेंज करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर और डिजिटल स्पेस में एक अपना विश्व खड़ा किया, जिसने अपना एक नैरेटिव बनाना जो भारत के पक्ष में हो, भारत की दृष्टि से हो, भारत के समाज की प्रमुख मान्यताओं को समझने वाला हो। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म यूटिलाइज करना शुरू किया, लेकिन उसमें वही सक्सेसफुल हुए जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के नए जॉनर को तो समझा, लेकिन कंटेंट क्रिएशन की जो ट्रेडिशनल कला थी उसको भी आत्मसात किया। उदाहरण के लिए बताता हूं, एक छोटी सी खबर छपी थी 2017 में असम के एक युवक के संदर्भ में, और उसका कहीं पे इंडियन एक्सप्रेस में कोने में कहीं पे ये छोटी खबर छपी कि विद्या भारती नाम से एक संस्थान काम करता है। उसका एक छात्र जो है वो मुस्लिम छात्र था, शाहनवाज नाम से, वो पूरे असम राज्य में पहला आया था। अब ये बहुत छोटी खबर छपी थी,
कोई बहुत ज्यादा इसकी चर्चा भी नहीं थी। मैंने थोड़ी सी जानकारी निकाली, किसी एक व्यक्ति को वहां पे लगाया, और जब उसके पिता का एक छोटा सा इंटरव्यू करके मैंने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऑर्गेनाइजर के चलाया, तो इसको इतना ज्यादा अट्रैक्शन मिला, क्योंकि विद्या भारती जो राष्ट्रीय विचारों से शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाला एक संगठन, उसमें एक मुस्लिम, उसमें पढ़ने वाला एक मुस्लिम छात्र जो है वो पूरे असम स्टेट में पहला आता है। उस समय सीए और बाकी सारे विषय भी बहुत सारे चर्चा में थे। और वो व्यक्ति जब कहता है कि नहीं, मुझे अभिमान है, मेरा बेटा जो है वो स्कूल में गया, मुझे कोई उसमें गड़बड़ नहीं लगती कि सरस्वती वंदना उसको बोलनी पड़ती है, मुझे ये नहीं लगता उसको अच्छे संस्कार मिल रहे हैं, उसको वो अच्छा नागरिक बनेगा, ये विश्वास के साथ जब वो कैमरे पर बोलने लगे तो वो अपने आप में एक बड़ी कहानी बन गई। मुद्दा ये है कि जो दो आयाम होते हैं मीडिया कंटेंट के, एक होता है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग। आपको कोई जानकारी मिली लेकिन वो पर्याप्त नहीं होती है, तो आप उसके लिए किसी को खुद देखने जाते हो या किसी के थ्रू वेरीफाई करते हो, और उसके आधार पर उस जानकारी के सारे आयाम निकालकर फिर उसको अपनी कहानी में प्रस्तुत करते हो। यह हो गया एक कंटेंट का एस्पेक्ट। लेकिन इसका दूसरा कंटेंट का एस्पेक्ट जो है वो होता है जिसको कहते हैं आइडिएशन। एक किसी आइडिया के साथ आप पढ़ रहे हो, आपने ओल्ड डेटा निकाला, आपने कहीं जो प्राइमरी सोर्सेस है उसके आधार पर संदर्भ निकाले, और उस संदर्भों के आधार पर आपने कंटेंट क्रिएट किया। इन दोनों के लिए लगने वाला जो स्किल सेट है वो अलग अलग है। एक आपको अच्छा पत्रकार बनाता है, दूसरा आपको अच्छा एनालिस्ट बनाता है। सोशल मीडिया में जब ये गेम शुरू हुआ तो लोगों को ये गलतफहमी हो गई डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कि इन दो स्किल्स के सिवा भी चल सकता है, हम कॉपी पेस्ट करके कुछ भी चला सकते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि रूमर मॉन्गरिंग, फेक इंफॉर्मेशन, फेक नैरेटिव्स, फेक न्यूज, इस लाइन पर सारी चर्चा चलते हुए दिखती है। क्रेडिबिलिटी उसकी रहती नहीं, जिसको लेग वर्क कहते हैं, और एक टेबल वर्क होता है। इन दोनों का समन्वय, डिजिटल तो प्लेटफॉर्म है। पहले प्रिंट, देखिए जब प्रिंट टेक्नोलॉजी आई तो प्रिंट का ये शुरू हुआ, फिर ऑडियो प्लेटफॉर्म, रेडियो जो है उसका प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, फिर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी आई तो इलेक्ट्रॉनिक चैनल शुरू हुए। उसके आगे जाते जाते आज हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आए हैं। ये तो प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म पर परोसा क्या जाएगा, इसका कंटेंट क्रिएट करना, ये अपने आप में स्किल है। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एडवांटेज क्या दिया है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म ने हमको इन सारे स्किल की सिनर्जी क्रिएट करने का एडवांटेज दिया है। आप आपके प्रिंट मैगजीन के कंटेंट को जो है वो भी डिजिटली चला सकते हो। आप आपके ऑडियो माध्यम जो है, जो रेडियो पर केवल चल रहा था, उसको भी आज पॉडकास्ट जैसी सिस्टम शुरू हुई है जिसके द्वारा आप अपने वेबसाइट पर होस्ट कर सकते हो। और पॉडकास्ट ये इतना पॉपुलर जॉनर हो गया है, आप अमेरिका में वगैरह जाएंगे तो आपको लगभग हर डिस्ट्रिक्ट का अपना पॉडकास्ट चैनल पॉपुलर है, और वो वहां के चाहे नॉर्मल टैक्सी चलाने वाले हो या छोटी मोटी शॉप या कन्वीनियंस स्टोर जो है वहां पे हो, आपको इन पॉडकास्ट पर लोग सुनते हुए दिखेंगे या उसकी चर्चा। उसने जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है, रेडियो पर ये होता था कि इतने बजे ये कार्यक्रम चलेगा, उसके सिवा मैं सुन नहीं पाऊंगा। पॉडकास्ट ने आपको वो एक फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि आप पॉडकास्ट जो है वो कभी भी सुन सकते हो। जब आप कभी भी सुन सकते हो तो लोगों के पास चॉइस रहता है कि मैं, मुझे 9 बजे इस यहाँ पे बैठना, ऐसा नहीं है। मैं जब घर अपने काम से वापस जा रहा हूं तो ऑन द वे मैं सुन सकता हूं,
रात को सोने से पहले सुन सकते। तो ये जो चॉइस दे दिया डिजिटल टेक्नोलॉजी ने, एक सिनर्जी क्रिएट कर दी। प्रिंट का भी कंटेंट है, ऑडियो भी कंटेंट है, विजुअल भी कंटेंट है, डेटा एनालिसिस और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी है, और इन सबका मिलाकर एक वेब कंटेंट, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के अलग अलग चैनल्स, ये सारा मेरे पास आज डिजिटल के माध्यम से है। मैं इसको इफेक्टिवली तभी यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं जब मेरे पास इन सारे जॉनर के लिए लगने वाले जो फंडामेंटल स्किल्स है, उसके साथ साथ ये नई टेक्नोलॉजी है, उनका भी, उनके बारे में भी सही जानकारी है। इन दोनों का ठीक से समन्वय करते हुए आज दुनिया में सबसे कम कीमत में सबसे सस्ता डेटा जहां पे मिलता है, ऐसे देशों में भारत एक है। ऐसे में इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, जैसे लेकिन ये अपॉर्चुनिटीज है, वैसे बहुत सारी थ्रेट्स भी इसके कारण पैदा हुई है। भारत में पिछले कुछ वर्षों में भेद निर्माण करने वाले जितनी ताकतें हैं, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी, उन्होंने भी इसी टेक्नोलॉजी का और इन्हीं मीडिया का प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए भारत में भेद पैदा करना, हिंसा पैदा करना, गलत जानकारियां प्रस्तुत करना, इसके प्रयास किए। इसके साथ साथ जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन होता है किसी भी चीज का, संख्यात्मक उसका विस्तार होता है, उसका गुणात्मक विस्तार, गुणात्मक जो उसका एक तरह से स्टैंडर्ड होता है, दर्जा होता है, वो घटता जाता है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया कंटेंट के साथ या डिजिटल कंटेंट के साथ भी वो हुआ है। तो आज जब हम कह रहे हैं कि एवरी पर्सन इज अ मीडिया पर्सन, एवरी पर्सन इज अ सिटीजन जर्नलिस्ट, एवरी पर्सन इज अ कंटेंट क्रिएटर, एवरी पर्सन इज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एवरी पर्सन इज एनालिस्ट। पहले कहा जाता था कि केवल क्रिकेट और पॉलिटिक्स ये दो विषय है जिसके बारे में, आज ऐसा है कि हर विषय पर हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई ओपिनियन है। ऐसे में यदि हमें अपने आप को सस्टेन करना है, ऐसे में हम जिस ब्रांड के साथ जुड़े हुए उस ब्रांड को सस्टेन करना है, तो हमको जो फंडामेंटल स्किल्स है, चाहे जर्नलिज्म के साथ जुड़े हो, चाहे एनालिसिस के साथ जुड़े हो, उन स्किल्स को भी हासिल करना है, उससे जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को भी हासिल करना है, और इन दोनों के आधार पर कंटेंट जो क्रिएट किया है उसको लोगों को परोसने का, जैसे मैक्सिमम कंटेंट जो ग्राफिक्स के साथ शेयर किया जाता है, उस पर मिलने वाले इंटरेक्शंस, शेयरिंग्स, लाइक्स, इनकी संख्या ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो ग्राफिक जो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके व्यूअर को आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ, आपकी वेबसाइट की तरफ ज्यादा से ज्यादा डाइवर्ट करता है। और ऐसे में आपके पास यदि कोई अच्छा ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, आपके पास ग्राफिक डिजाइन का स्किल नहीं है, तो आपका कंटेंट अच्छा होते हुए भी आप बहुत ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट परोस नहीं सकते हो। और इसलिए मैं मानता हूं कि ये जो सारा कंसेप्चुअलाइजेशन है इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र द्वारा, कि कंटेंट डेवलपमेंट भी हो, उसको पब्लिश भी किया जाए और उसको प्रमोट भी किया जाए, इसका ये वर्कशॉप, ये आपके स्किलिंग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इन स्किल सेट को आप यदि एक्वायर करते हो और रिस्पॉन्सिबली उसको प्ले करते हो, किस लिए, अल्टीमेटली ये स्किल किस लिए करना है, ये कंटेंट किस लिए क्रिएट करना है, तो गलत जानकारियां फैलाने के लिए नहीं, किसी भी आधार पर समाज में भेद पैदा करने के लिए नहीं, भ्रम पैदा करने के लिए नहीं। तो भारत को भारत की दृष्टि से यदि हमें देखना है, तो चाहे शिक्षा के संदर्भ में, एक ये बहुत बड़ा विषय और एक इसमें जुड़ जाता है। हम बहुत बार देखते हैं अभी कि एवरीबडी इज एक्सपर्ट ऑफ एवरीथिंग। उसके कारण ये होता है कि सही में उस विषय के बारे में जानकारी लेकर एक पत्रकार पहले जैसे करते थे कि ये मेरी स्टोरी है लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं 4 एक्सपर्ट से बात करके उनसे जानकारी लेकर मैं शिक्षा विषय पर करूंगा, मैं डिफेंस के विषय पर करूंगा,
मैं महिला विषय पर करूंगा, मैं आरोग्य या स्वास्थ्य के विषय पर करूंगा। मैं आज भी मानता हूं कि इस जो जिसको मीडिया की भाषा में अलग अलग बिट कहा जाता है, इन बिट्स का स्पेशलाइजेशन भी धीरे धीरे जब आप एक सीनियर लैडर पर चढ़ते जाते हो तो आप ये हो सकता है कि आपको 4-5 अलग अलग विषयों पर एक महारत हासिल हो, लेकिन फिर भी ऐसे विषयों पर कुछ एक सूची बनाकर उन एक्सपर्ट से एक उनका ओपिनियन लेना और अपने आप को उस स्किल के रूप में डेवलप करना, ये भी मैं मानता हूं कि तो एक तरफ आपको जो ट्रेडिशनल स्किल्स है मीडिया कंटेंट जनरेशन के, पब्लिश करने के, ये तो इन पर महारत हासिल करनी है, लेकिन उसके साथ साथ यदि आप जो डिजिटल मीडिया के नए स्किल्स उसमें जुड़ रहे हैं कि प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, कहां उसको होस्ट करना चाहिए, उस होस्टिंग के आधार पर यदि उसका एक्सेसिबिलिटी है व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए, तो वो कहां पे ज्यादा ठीक हो सकती है, कौन सी लिंक्स जो है जो ज्यादा शेयरेबल होती है, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट समझते हुए यदि आप कंटेंट पर काम करते हो तो आपका ये कॉम्बिनेशन जो है वो आपके काम को और निखारेगा। और इसलिए मैंने जैसे कहा कि ये कंटेंट डेवलपमेंट, पब्लिकेशन और प्रमोशन का वर्कशॉप ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको केवल हम ज्वाइन करें ऐसा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाए, प्रमोट करें। और मीडिया कंटेंट जनरेशन, प्रमोशन ये राष्ट्रीय दृष्टि से हो सकता है। अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे विषय चल रहे होते हैं जिनका वैसे तो हमको लगता नहीं कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका एक इम्पैक्ट होता है। और ऐसे कंटेंट को आगे समाज तक ज्यादा से ज्यादा लेकर जाने के लिए मैं मानता हूं कि आप अपना डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म या अपना एक कोई सामूहिक प्रयास से डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ये करियर भी बन सकता है, और करियर करते करते ये एक राष्ट्रीय काम भी बन सकता है। और इसलिए ये वर्कशॉप आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए भी। मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूँ, एनेक्डोट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और वो कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। 1996 के चुनाव में मैं ग्राउंड पर सर्वे कर रहा था विदर्भ के रीजन में, और वहां पे एक अति दुर्गम गढ़चिरौली जिला जो नक्सल प्रभावित जिला माना जाता है, वहां पे एक पोलिंग बूथ पर जाकर मुझे सर्वे करना था। उस समय राजनीति विज्ञान के छात्र के रूप में मैं अंतिम वर्ष में था, और एक बड़ा प्रोजेक्ट था, पूरे देश भर में ऐसा सर्वे चल रहा था, उसका एक हिस्सा भी था। वहां पे जाने के बाद ऐसा होता था कि प्री पोल सर्वे, एग्जिट पोल एंड पोस्ट पोल सर्वे, चुनाव से पहले, चुनाव के दिन और चुनाव के बाद, ऐसे 3 बार एक ही पोलिंग बूथ पर जो रैंडम सैंपल मेथड से चुनाव आयोग से प्रकाशित जो सूची है उसमें से उन्हीं लोगों को फिर से बार बार मिलना है, 3 बार मिलना है। मैं एक घर में गया, उस समय तो बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी भी नहीं थी, डिजिटल तो छोड़ दीजिए। गढ़चिरौली जैसे जिले में एक राजूरा जैसा छोटा तहसील से आगे जाकर सोनापुर, विसापुर नाम के वो छोटे गांव, वहां पे पाड़ा कहते हैं, उस पाड़े में गोंड जाति का, जनजाति का एक छोटा सा ये कस्बा। और वहां पे मैं गया, पहली बार गया तो घर में केवल 2 महिलाएं थी, एक थोड़ी सी आयु में बड़ी थी, माता थी, दूसरी लड़की थी। लड़की जवान थी, लेकिन विवाह वगैरह नहीं हुआ था। और वो हर बार मैं जाता था, पहले वो लड़की मिलती थी, मैं कहता था कि इनसे मिलना है, फिर वो अंदर जाती थी, अपनी माताजी को भेजती थी।
2 बार ऐसा हुआ। तीसरी बार जब मैं गया चुनाव के बाद, तो वो लड़की नहीं दिखी, माता पहले आई। नहीं, फिर से लड़की आई। मैंने उनको उनका इंटरव्यू किया, और अ, उनका जो क्वेश्चनर थी वो भरने के बाद मैंने ऐसे ही पूछा उनको कि आज माता जी नहीं है क्या, राम राम करके निकलता हूँ, पहले फिर से मैं आ पाऊं आऊंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अभी 2-3 बार आना हुआ लगातार। तो उन्होंने पहले तो मुझे ठीक से उत्तर नहीं दिया, फिर बाद में रोने लगी तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि आपने देखा होगा, पिछली बार भी आप 2 बार आए, आज भी आए, तो आप तो बड़े साहब हो। उनके लिए मैं छात्र नहीं था, उनके लिए मैं इलेक्शन कमीशन का एक प्रतिनिधि था, और बहुत बड़ा सरकारी कोई साहब था। उन्होंने मुझे कहा कि आप पिछली बार भी 2 बार आए, इस बार भी आपका आना हुआ, आपने देखा होगा कि मैं और मेरी माता जो है वो एक साथ आपके सामने कभी नहीं आते हैं। मैंने कहा हाँ, वो तो देखा मैंने। तो उन्होंने कहा और एक चीज आपने नहीं देखी। मैंने कहा क्या? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं कि हम दोनों एक साथ आपके सामने आ सके। हम में से कोई एक ही। और मुझे फिर क्लिक किया कि अरे ये तो हर बार जो पहनकर आती है साड़ी के जैसा कपड़ा, तो वो हर बार एक ही कपड़ा, चाहे माता पहनी है चाहे लड़की पहनी हो। लेकिन मैंने उसमें बताने के बाद मुझे लगा कि वो उनके यहाँ पे उसी तरह का पहनने की प्रथा होगी, इसलिए मैंने उससे पहले ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस समय क्लिक किया। लेकिन मुझे आश्चर्य उससे भी ज्यादा इस बात का हुआ कि ऐसी स्थिति रहने के बाद भी घर में पकाने के लिए आगे क्या रहेगा। किसान वो जो पड़ोस के पाड़े में उनकी बस जो छोटा सा गांव है, वहां पे जाकर खेत में काम करके जो कुछ मिलता है उससे अपना कैसे कैसे गुजारा करते हैं। इतना सब होकर भी लोकतंत्र पर विश्वास कायम था, अपने वोट पर विश्वास कायम था, जो मुझे मुंबई मुंबई में आए अनुभव से बिल्कुल विपरीत था। और विश्वास के साथ ये कह रहे थे कि नहीं, हम वोट देंगे, पिछली बार भी दिया था, इस बार भी देंगे, और हमको विश्वास है कि हमारे वोट से परिवर्तन होगा। मुझे मैं राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी था, लोकतंत्र के बारे में बहुत सारी सिद्धांत पढ़े थे, थियरीज पढ़ी थी, लेकिन मेरे सारे धरे के धरे रह गए कि एक तरफ ये है मुंबई के बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े कोठियां है, या बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स है, जहां पे मुझसे कोई ठीक से बात करने को तैयार नहीं, पानी पूछने को तैयार नहीं। इतना ही नहीं, उनका लोकतंत्र पर विश्वास भी नहीं। यहाँ पे जिनको अगला में खाने का क्या है इसकी गारंटी नहीं, वो मुझे पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपको देने के लिए कुछ नहीं, हम काले पत्ती की लाल चाय आपको दे सकते हैं, वो ऑफर कर रहे हैं। वो पहनने के लिए कपड़े नहीं है, लेकिन फिर भी वोटिंग करेंगे, और हमारे हमारे वोट से परिवर्तन होगा, ये विश्वास है। ये भारत है। इस भारत को, ये भारत नए तरीके से अपने आप को अभी प्रस्तुत कर रहा है विश्व के सामने। मैं वापस आया तब मैंने इस घटना के बारे में लिखा, लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में मैंने मराठी में उस समय लिखा था। और मैंने कहा कि मैंने उसको नकारात्मक तरीके से नहीं लिखा, 50 वर्ष के बाद हमारा लोकतंत्र कैसे विफल हो गया, ये हो गया। मैंने कहा कि ऐसे भी लोकतंत्र के प्रहरी है जिनके कारण हमारा लोकतंत्र सजीव बना रहा, और ये केवल अंग्रेज आने के कारण या संविधान बनने के कारण नहीं हुआ। तो हमारे हमारे समाज में जो लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में जो विश्वास है, जो चेतना है, उसका ये प्रतीक है। वो अपना कर्तव्य निभा रहा है। वो केवल सरकार से अपेक्षा नहीं कर रहे, समाज के नाते हमारा कोई कर्तव्य बनता है कि नहीं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, मैंने केवल इतनी ही कहानी लिखी थी उस माँ बेटी की, और मैं लिखकर अपने फिर से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए मैं चला गया। मेरी फाइनल एग्जाम वगैरह भी होनी थी। उस संपादक का मुझे फोन आया मेरे यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में कि उनसे मुझे बात करनी है। और ये पता चला कि उन्होंने जो मेरा अनुभव, जो उन्होंने प्रत्यक्ष अनुभव छापा था,
उसके संबंध में उनको बहुत सारे पत्र आए। उस समय लेटर राइटिंग, लेटर टू द एडिटर, ये एक प्रमुख जॉनर हुआ करता था। तो उनको ये पूछते हुए आए कि इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप कुछ करोगे तो हम सहयोग करने को तैयार हैं। और मुझे ध्यान में आया उस समय के उन्होंने मुझे पूछा फोन करके कि प्रफुल्ल जी क्या करना चाहिए। तो मैंने मैंने उनको कहा कि उस गांव में जो है आटा पीसने की चक्की जो है वो वहां पे अवेलेबल नहीं है। इनको यदि मिल जाती है तो ये पूरे गांव के लिए आटा पीस के दे सकती है और इसका इनको थोड़ा सा आर्थिक एक सहयोग भी हो जाएगा। हम कपड़े वगैरह, साड़ी वगैरह हम अभी दे देंगे, लेकिन वो कितने दिन चलेगा। तो ऐसे करके उन्होंने फिर जो पाठक वर्ग था उन्होंने भी सहयोग किया। ऐसे करके हमने उस समय 800 साढ़े 800 रुपए की उनको एक घर में छोटे पीसने वाली चक्की दिलाई, 2 जोड़ी कपड़ा भी उनको दिया। लेकिन समाज ने इस तरह से रिस्पॉन्ड किया। कोविड के समय हमने फिर से वही अनुभव लिया भारत के संदर्भ में, जो पूरे विश्व से बहुत अलग था। बहुत सारी ऐसी उड़ीसा की रानी देवी की कहानी है कि वो अपना पूरा सब्जी बेचती थी, 6 बजे तक जितनी बेची जाती थी। उसके बाद बची हुई सारी सब्जी अपने आसपास की बस्ती में जाकर बांट देती थी, जिन लोगों का बहुत ज्यादा जो रोजी रोटी का काम बिल्कुल दिहाड़ी पर करने वाले हैं, ऐसे लोगों में जाकर बांट देती। ऐसे ये जो भारत है उसका कंटेंट भारत की दृष्टि से खड़ा करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, इस दृष्टि से मुझे लगता है हम यदि ये स्किल्स एक्वायर करते हैं तो हमको बहुत बार जो ये लगता है कि भारत में कुछ नहीं हो रहा या भारत में जो हो रहा है वो भारत की दृष्टि से प्रस्तुत नहीं हो रहा है, भ्रम की स्थिति बन रही है, इसका हम एक मीडिया कंटेंट के माध्यम से, एक जिम्मेदार मीडिया के नाते एक वर्कशॉप को हम यदि बीइंग रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर एंड प्रमोटर इस रूप में यदि अपने आप को देखना चाहते हैं तो मैं मानता हूं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का ये जो इनिशिएटिव है आप सब लोग इस अपॉर्चुनिटी का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वर्कशॉप के बारे में, इंटर्नशिप प्रोग्राम और वर्कशॉप आगे के ओरिएंटेशन प्रोग्राम और उसके आधार पर जो वर्कशॉप होने वाला है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी दे कि आने वाले समय में ऐसे एक वर्कशॉप के आधार पर एक नया स्किल सेट, नेशनल मीडिया कंटेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इस नाम पर क्रिएट हो। मैं मानता हूं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र भी इसी दृष्टि से इस वर्कशॉप को देखता है। आप सब लोग भी इसी दृष्टि से इसमें शामिल होइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो अपने आप ही हम आने वाले समय के लिए भारत की दृष्टि का भारतीय कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और वो भी जिस उद्देश्य के साथ संप्रयोग करने की एक संवाद की प्रक्रिया इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने शुरू की है, उसको आगे बढ़ाने में भी हम अपना योगदान दे सकेंगे। ऐसी हम सबको प्रेरणा मिले, शक्ति मिले, ऐसी प्रार्थना करता हूं। एक बार फिर से इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र और सारी टीम को मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद प्रफुल्ल जी। हम सब बहुत कृतार्थ हुए आपके इस वक्तव्य को सुनकर और काफी ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि मीडिया का डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है, तो एक आम आदमी को इससे एम्पावरमेंट मिला है कि अपने डिजिटल फुटप्रिंट को बना सके और किस तरह से जिम्मेदारी के साथ अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए वो अपना डिजिटल फुटप्रिंट बनाए। इसी प्रयास में हमारा ये समूह है। सोशल मीडिया के समय हम अपने विचारों को प्रबल और स्पष्ट रूप से किस तरह रख पाए, एक कला ही है और इसी कला को सिखाने के लिए हमारे समूह का ये प्रयास रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें
अपने वचनों से कृतार्थ किया।